जय हिंद साथियों। मैं हरी सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ पटवार भर्ती 2025 के क्रम में, या कह सकते हैं जो रिवीजन का जो क्रम चल रहा था, जिसके अंदर मैं सभी टॉपिक को एक तरह से जितना भी हो सके उतना रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा था। उसी रिवीजन के क्रम में आज राष्ट्रीय करंट की दूसरी क्लास है। ये पिछली क्लास में मैंने 111 प्रश्नों का एक तरह से समावेश करके पूरा आपके सामने 1 घंटे का वीडियो डाला था। आप 2 गुना में करके उसको देख लेना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। उसके आगे के क्रम में आज मैं लगभग 200 प्रश्नों के आसपास आपके सामने एक तरह से समावेश लेकर आऊंगा, और ये 200 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एग्जामिनर का जो सोच है, जो एग्जामिनर की जो थॉट है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रश्न है। तो हो सकते हैं परीक्षा के अंदर 3-4 प्रश्न भी उसमें से पूछने की संभावना हो। 3-4 प्रश्न यानी कि 7-8 नंबर, जो बहुत ही ज्यादा अपने लिए फायदेमंद होने वाले हैं। तो 1 या 1.5 घंटे का एक तरह से सेशन है, और इसके बाद में मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें 200-300 प्रश्न और होंगे। और एक तरह से अपने करंट के अंदर लगभग 700-800 प्रश्न मैंने 1000 के आसपास का लिखने की कोशिश की थी, अभी तक लिख नहीं पाया हूँ। और जैसे यदि मैं लिख लूंगा तो आपके सामने उसको भी आगे पेश कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपन राजस्थान के पटवार भर्ती 2025 के क्रम में राष्ट्रीय करंट की क्लास। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी चैनल पर आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो एक सपोर्ट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब आपसे मैं मांगता हूँ, और वो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अपन प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न अपने पास, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ पर है या किस राज्य के अंदर है? तो राज्य तो पता है, ओंकारेश्वर कहाँ पर है? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश। परंतु परंतु यदि जो गांव है वो गांव भी पूछ ले तो ध्यान रखना, खंडवा मध्य प्रदेश के अंदर, खंडवा मध्य प्रदेश के अंदर। कहते हैं कि दिसंबर 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। तो ये भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। सबसे बड़ा है इसलिए भारत से संबंधित ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां पर है? तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर। आगे चलते अपन, मसाली गांव को भारत का पहला सीमावर्ती गांव, क्या कह सकते हैं, पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया। मसाली गांव, मसाली गांव को भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया है। ये कहां पर है? मसाली गांव है कहां पर? तो ध्यान में, गुजरात के बनासकांठा जिले में, गुजरात के बनासकांठा जिले के अंदर है। और कहते हैं कि दिसंबर 2024 के अंदर उसको भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया। सौर गांव यानी कि सोलर पैनल लगे, पूरा पूरा गांव किससे? सोलर एनर्जी से चलता है। नाम याद रखना, मसाली गांव, गुजरात का बनासकांठा है ना, बनासकांठा जिला है, गुजरात राज्य है, ध्यान रखना। फिर मसाली के बाद में गुजरात में एक दूसरा गांव और है, मोढेरा, है ना। मोढेरा अपन कहते हैं मोढेरा स्टेडियम, वही मोढेरा के, है ना। और दूसरा गांव भी बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना अपने को। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो मसाली और मोढेरा दो क्या है? सौर ऊर्जा के गांव है, दोनों कहां पर है? गुजरात के अंदर। फिर अपन देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? ठीक है, तो अपने को याद रखना, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वापस बताता हूँ, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI देहरादून द्वारा जारी की गई। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI देहरादून द्वारा जारी की गई। इसे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 21 दिसंबर 2024 को भूपेंद्र यादव द्वारा प्रकाशित किया गया। भूपेंद्र यादव का संबंध कहां से? राजस्थान से। ये भी ध्यान रखना कि परिवहन मंत्री का संबंध कहां से? राजस्थान से है। तो कभी प्रश्न ऐसे पूछे तो भी ध्यान रखना। ये कहते हैं अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 तक के उपग्रह डेटा पर आधारित है। जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट है, जो 2023 के अंदर जो जारी हुई थी, वो 2021 तक की रिपोर्ट है, ध्यान रखना। तो एक वन डेटा है, एक तरह से डिजिटल डेटा, उपग्रह के सैटेलाइट द्वारा डेटा उसके ऊपर आधारित है। फिर कहते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी स्थान जो भी है, शहरी है, शहर है, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया सूरत ने, है ना। और सूरत में 10 लाख से ज्यादा आबादी है और उसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में वायु उसकी अच्छी है, सूरत की, अपने को ध्यान में रखना है। अब ये सर्वेक्षण जारी किसने किया? तो अपने को याद रखना, CPCB, CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, 7 सितंबर 2024 को ये जारी की गई, जिसमें जबलपुर था और एक आगरा, ये दोनों दूसरे व तीसरे स्थान पर है। जबलपुर 193 अंक के साथ और आगरा 190 अंक के साथ दूसरे व तीसरे अंक पर है। ध्यान रखना, पहले स्थान पर कौन है? सूरत 194 अंकों के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर।
ठीक है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले। आगे देखते हैं अपन। और फिर कहेगा 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पर कौन है? 3 लाख से कम आबादी वाले शहर में प्रथम स्थान पर कौन है? रायबरेली, रायबरेली। ठीक है, 195.5 अंकों के साथ 3 लाख से कम जो जनसंख्या है आबादी वाले उन शहरों में प्रथम स्थान पर स्वच्छ पाया गया। ये अपने को ध्यान में रखना। उसके बाद में नलगोंडा और नालागढ़ दो ऐसे थे जो दूसरे व तीसरे स्थान पर है। जल वाहक योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? जल वाहक योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? जल वाहक योजना। ठीक है, जल वाहक एक तरह से जल से संबंधित है, तो पतन पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय, पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका मंत्री कौन है? ध्यान रखना, जल मार्ग मंत्रालय का मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जल वाहक योजना का शुभारंभ किसने किया? उनके द्वारा हुआ है। इस योजना का उद्देश्य क्या था? कहते हैं रेल और सड़क मार्गों पर माल ढुलाई के दबाव को कम करने के लिए एक तरह से अंतर्देशीय जल परियोजना या परिवहन संचालित किया जा रहा है, जल वाहक योजना। ठीक है, जेड मोड सुरंग का नया नाम क्या है? जेड मोड सुरंग का नया नाम क्या है? जेड मोड सुरंग है क्या, है ना? तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक तरह से अपन कहे कि सोनमर्ग का एक नाम मार्ग है, सोनमर्ग, है ना? उसी सोनमर्ग के पास में एक सोनमर्ग का सुरंग है जिसका उद्घाटन किया था 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो इसी जेड मोड सुरंग को अब किस नाम से जाना जाता है? सोनमर्ग सुरंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जेड मोड सुरंग को सोनमर्ग सुरंग के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। पहले इसका नाम जेड मोड सुरंग था क्योंकि जेड आकार की एक सड़क है, अब उसको सोनमर्ग सुरंग का नाम दिया है। ठीक है, तो याद रखना, सिर्फ नाम याद रख लेना। भारत का 13वां महापतन, भारत का 13वां महापतन किसके लिए विकसित किया जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, पोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसका विकास किया जा रहा है? 13वां महापतन किया जा रहा है। ठीक है, गलाथिया की खाड़ी पतन ग्रेट निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप भारत का 13वां महापतन है। ठीक है, गलाथिया की खाड़ी, ग्रेट निकोबार द्वीप, अंडमान व निकोबार में भारत का 13वां महापतनम है। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री व्यापार को सशक्त बनाना उद्देश्य है। किसका है? 13वां महापतन का उद्देश्य। फिर अपन कहते हैं कि राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद, राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद किस मंत्रालय की पहल है? तो वही मंत्रालय जलमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। और राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत जो परिसर है वो कहाँ पर है? लोथल के अंदर। ध्यान रखना, लोथल है गुजरात में, और वही गुजरात में अहमदाबाद के निकट लोथल पाया जाता है। और उसी लोथल में यह विकसित हो रहा है। कौन सा? राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद, समुद्रवर्ती विरासत परिषद लोथल में विकसित हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप देखो। फिर कहते हैं नमो भारत रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? नमो रैपिड भारत रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात के अंदर किया गया। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में हुआ। कहां से कहां तक ये रैपिड संचालन होगी? तो ध्यान रखना, अहमदाबाद और भुज के मध्य संचालित होगी। इसका प्रारंभिक नाम वंदे मेट्रो ट्रेन था, अब इसका नाम चेंज कर दिया, नमो भारत रैपिड ट्रेन नाम दिया है। ठीक है, कहां पर? गुजरात के अंदर। भारत की पहली नदियों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय परियोजना कौन सी है? या कह सकते हैं कि भारत की नदियों को जोड़ने वाली पहली राष्ट्रीय परियोजना कौन सी है? तो केन बेतवा परियोजना, केन बेतवा परियोजना। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना देश की पहली अंतर नदी जोड़ परियोजना है, देश की पहली अंतर नदी जोड़ परियोजना है। इसका शिलान्यास 25 दिसंबर 2024 को खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना, खजुराहो मध्य प्रदेश में केन व बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ हुआ, जो देश की पहली अंतर नदी जोड़ो परियोजना है। देश की अंतर नदी मतलब देश के अंदर की नदी जो भी हो उनको जोड़ने की एक तरह से अपन कहें कि परियोजना है। फिर अपन कहते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन किस मंत्रालय के अधीन संचालित है? तो अपन कह सकते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये संचालित किया जाती है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF, है ना। शुभारंभ को हुआ 25 नवंबर 2024 को ये हुआ था। उद्देश्य क्या है? कहते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य क्या है? तो अपने को ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है, रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये ध्यान अपने को रखना है। तो आगे देखते हैं नमो ड्रोन दीदी क्या है? नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी ये क्या है? तो नमो ड्रोन दीदी का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के लिए ड्रोन, महिला सशक्तिकरण के लिए ड्रोन कृषि
ड्रोन सेवा, महिला सशक्तिकरण के लिए कृषि ड्रोन सेवा इसका प्रमुख उद्देश्य है। नमो ड्रोन दीदी, ठीक है, क्या है नमो ड्रोन दीदी का शुभारंभ 30 नवंबर 2023 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, कृषि में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना, महिला स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाना। एक तरह से कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए कृषि ड्रोन सेवा है नमो ड्रोन दीदी। फिर हम आगे देखते हैं डिजिटल फसल सर्वेक्षण 2024-25 में कितने जिलों में किया जाएगा। कह सकते हैं डिजिटल फसल सर्वेक्षण 2024-25 कितने जिलों में किया जाएगा। ध्यान रखना 400 जिलों में किया जाएगा, भारत के पूरे 400 जिलों में यह किया जाएगा। ठीक है, पीएम आशा योजना, पीएम आशा योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने की स्वीकृति की गई है। पीएम आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है 2024 के अंदर। कहते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर लाभकारी मूल्य प्राप्त करना है, प्रदान करना। पीएम आशा यानी कह सकते पीएम आशा योजना किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। एक तरह से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दिलाने के लिए उपयोग में ली गई। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 का कार्यकाल कब तक निर्धारित किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को 31 मार्च 2028 तक विस्तारित करने की मंजूरी मिली है ना, यानी कह सकते हैं 31 मार्च 2028 को यह चलेगा, वहां तक इसको चलना है। उद्देश्य क्या है अटल मिशन का, तो कह सकते हैं अटल इनोवेशन मिशन 2.0 का उद्देश्य क्या है, नवाचार व उद्यमिता को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। फिर अपन कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER का लक्ष्य क्या है 50%। कहते हैं कि 50% तक उच्च शिक्षा में अपन काम करेंगे, एक ध्यान रखना। और ये किसका उद्देश्य है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात। आगे देखते हैं भारतीय कौशल संस्थान, भारतीय कौशल संस्थान मुंबई की स्थापना किस मॉडल के तहत की गई। भारतीय कौशल संस्थान मुंबई की स्थापना किस मॉडल के तहत की गई, तो ट्रिपल पी मॉडल। ट्रिपल पी मॉडल का मतलब क्या है, सार्वजनिक निजी भागीदारी, सार्वजनिक निजी और भागीदारी मॉडल है। पूरा नाम ट्रिपल पी का सार्वजनिक निजी और भागीदारी मॉडल है, और उसके तहत भारतीय कौशल संस्थान मुंबई की स्थापना की गई। ठीक है, यह कौशल विकास मंत्रालय और टाटा IIS के बीच साझेदारी का विषय है ना, लेकिन दोनों के बीच में साझेदारी है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसका उद्देश्य भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाना है, कौशल राजधानी बनाने के लिए भारत कौशल संस्थान मुंबई में स्थापना की। ठीक है, ध्यान में उद्घाटन किसने किया यहाँ पर, तो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया 9 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को कि भाई क्या था, भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उद्देश्य क्या है, प्रशिक्षित कार्य कौशल को विकसित करना पूरे विश्व में। मेक AI इन इंडिया, मेक AI इन इंडिया, मेक AI वर्क फॉर इंडिया, दो चीजें ध्यान रखना। मेक AI इन इंडिया, मेक AI वर्क फॉर इंडिया के लिए 3 AI उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना का बजट कब, किस बजट में एक तरह से कहते स्थापित हुए थे, 2023-24 के बजट में ये एक तरह से इनको मंजूरी दी गई थी, ये ध्यान अपने को रखना। और यह केंद्र सेवा कहाँ पर, IIT दिल्ली एम्स के अंदर, और कृषि IIT रोपड़ के अंदर, सतत शहर के अंदर IIT कानपुर, ये थोड़ा याद रखना अपने को, तो ध्यान में रखना है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया, सोनीपत हरियाणा के अंदर संविधान संग्रहालय स्थापित हुआ। भारत का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत हरियाणा के अंदर हुआ। कहते हैं कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन 23 नवंबर 2024 को किया गया। यह संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान की विरासत को प्रदर्शित करता है। OP जिंदल यूनिवर्सिटी, आपको याद रखना, OP जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा के अंदर भारतीय संविधान का पहला संग्रहालय बनाया। संविद नाम किससे संबंधित है, संविद, संविद SAMVID, संविद नाम किससे संबंधित है, कहता है कि भारत का पहला रोबोटिक टूर है, भारत का पहला एक तरह से गाइड है, रोबोटिक गाइडर। ठीक है, तो रोबोटिक गाइड है पहला, उसको अपन ने संविद नाम दिया है। और आगंतुकों को जो बाहर से लोग आते हैं उनको दिशा निर्देश प्राप्त करता है कौन, संविद। कहाँ पर है ये, संविधान संग्रहालय के अंदर। तो अपन कह सकते हैं संविधान संग्रहालय के अंदर एक रोबोटिक गाइड है, रोबोट जो गाइडर है वो गाइड का काम करता है, उसको नाम क्या दिया, संविद, क्या दिया, संविद। आगे देखते हैं किन भाषाओं को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, किन भाषाओं को 2024 में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया, तो हम कह सकते हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 भाषाएं ऐसी है जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया, जिसमें अपन कह सकते हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाला है ना, या बांग्ला। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं मोपा पा बा।
ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। मराठी, पाली, प्राकृत, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला, मराठी, प्राकृत, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगला। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। 3 अक्टूबर 2024 को 5 राष्ट्र भाषाओं को राजशास्त्रीय दर्जा दिया गया है। अब कहते हैं कि इससे पहले भारत में 6 भाषाएं थी, अब होगी 11 भाषाएं। ठीक है, मन कहे कि टोटल भारत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, तो 11 भाषाएं है शास्त्रीय। ठीक है, अपने याद रखना, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला, ये 5 शास्त्रीय भाषा होते ही 11 भाषाएं होगी भारत के अंदर। अब कहते हैं राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर का विकास कहाँ हुआ, अभी मैंने जस्ट आगे पूछा था, लोथल, गुजरात के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना, पहला ज्ञात बंदरगाह ये कह सकते हैं लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पहला बंदरगाह था। ऐसे कहते हैं कि प्रमुख नगर था और ज्ञात बंदरगाह था, तो उसी लोथल के अंदर एक अपन कहे कि समुद्रवर्ती विरासत परिसर बनाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में ध्वज में कौन सा श्लोक अंकित है, देखिए प्रश्न आ गया, सर्वोच्च न्यायालय में जो ध्वज है उस ध्वज में कौन सा श्लोक है, उस ध्वज में कौन सा श्लोक है, तो अपने को ध्यान रखना है, यथो धर्म स्तुतो जय, यथो धर्म स्तुतो जय, प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सर्वोच्च न्यायालय में जो भी एक ध्वज है उस ध्वज के ऊपर एक श्लोक लिखा गया, उस श्लोक क्या है, यथो धर्म स्तुतो जय, यथो धर्म स्तुतो जय। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज में संस्कृत श्लोक है यथो धर्म स्तुतो जय, ध्यान रखना, जहाँ धर्म है वहां विजय होती है, इसका अर्थ होता है अपने। ठीक है, अपने को ध्यान रखना है। कहते हैं कि ध्वज किस रंग का है, तो ध्वज है नीले रंग का, और जिसमें सुनहरा एक तरह से भवन और अशोक चक्र है, सुनहरा भवन न्यायालय भवन एक कोट है, और उस कोट के साथ ही किसका अंकन है, अशोक चक्र भी यहाँ पर नीले रंग का ध्वज है। अब कहते हैं कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय उद्घाटित कब हुआ, तो उद्घाटित को पता हुआ का सोनीपत हरियाणा के अंदर 23 नवंबर 2024 को, याद रखिए तारीख 23 नवंबर 2024 को 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोनीपत हरियाणा में भारत के पहले संविधान संग्रहालय की स्थापना हुई, जिसमें एक संविद नाम का रॉबर्ट गाइड भी होगा। ठीक है, इसके साथ ही अधिकार एवं स्वतंत्रता अकादमी की स्थापना भी की गई। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव ONOE की सिफारिश किस आयोग ने की, एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश किस आयोग ने की, ध्यान रखना विधि आयोग है। इसमें निर्वाचन आयोग भी ऑप्शन में होगा और नीति आयोग भी होगा, परंतु ध्यान रखना विधि आयोग ने इसकी सिफारिश की थी, और किस में की थी, तो कहते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में की, 170 जो रिपोर्ट थी उसमें की, ध्यान रखना, और रामनाथ कोविंद समिति ने इसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है 2024 के अंदर। ठीक है, और मंजूरी भी मिल गई 2024 में। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव विधि आयोग द्वारा इसकी सिफारिश की गई। 23वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक है, अब कहते हैं कि 23वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक है, तो अपने को ध्यान रखना 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक अभी टाइम है, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PM युवा कितने मंत्रालय द्वारा लागू होगा, 17 मंत्रालय द्वारा लागू हो रहा है, 17 मंत्रालय द्वारा लागू हो रहा है, ये ध्यान रखना। कहता है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कितने मंत्रालय द्वारा लागू होगा, तो 17 मंत्रालय द्वारा लागू होगा। कहते हैं 25 कार्यक्रमों के साथ भी लागू होगा, 25 कार्यक्रम होंगे इसके अंदर। ठीक है, अब कहते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, प्रश्न पूछे यदि 2-3 कथनों के अंदर, तो अपन कहेंगे 63,000 गांवों के माध्यम से 5 करोड़ जनजाति लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति से उसको सुधारना है, इसका उद्देश्य 63,000 गांवों को माध्यम से 5 करोड़ लोगों को। तो क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया, क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया, मुंबई बंदरगाह के अंदर क्रूज, याद रखना क्रूज यात्री यातायात को दुगुना करता है, दुगुने करने का काम है 2029 तक भारत के क्रूज यात्रियों को दुगुना करना है, इसलिए मुंबई बंदरगाह में क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। ठीक है, यह मिशन समुद्रों, नदियों, नहरों के पर्यटन को बढ़ावा देता है, यही ध्यान रखना क्रूज भारत मिशन। आगे देखते हैं अपन, भारत के पहले प्रायोगिक AI डेटा बैंक का शुभारंभ कहाँ किया, पहले प्रायोगिक AI डेटा बैंक का शुभारंभ कहाँ किया या किसने किया, दोनों याद रख सकते हैं अपन। तो कहते हैं कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के द्वारा किया गया पहला AI डेटा बैंक डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के द्वारा। ठीक है, प्रायोगिक AI डेटा बैंक का शुभारंभ किसने किया, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री इसके द्वारा, जितेंद्र सिंह के द्वारा। मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है, मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है, तो कहते हैं मौसम यानी मौसम और जलवायु विज्ञान को सशक्त बनाने का कार्य है मिशन मौसम का। ठीक है, और मिशन मौसम को 11 सितंबर 2024 को मंजूरी दी गई, इसका उद्देश्य जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना है, जलवायु भारत का स्मार्ट या कह सकते हैं जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना है।
आगे देखते हैं अपन, ग्लोबल बायो इंडिया 2024, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन किसने किया? ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन किसने किया? ब्राक ने किया। किसने किया? ब्राक ने। BIRAC, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन BIRAC ने किया। और बायो राइड योजना, बायो राइड योजना को मंजूरी भी मिली है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। जैव प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देती है। क्या है? ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन किसने किया? ब्राक ने। BIRAC, BIRAC। AI उत्कृष्टता केंद्रों में से एक का नेतृत्व कौन करता है? ध्यान में, IIT दिल्ली और IIMS नई दिल्ली AI उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व करता है। उसके अलावा IIT रोपड़ के अंदर भी है, IIT कानपुर के अंदर भी है, IIT नागपुर के अंदर भी है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं, डिजिटल कृषि मिशन का कुल परिव्यय कितना है? डिजिटल कृषि मिशन का कुल खर्चा कितना है? तो 2817 करोड़ प्रश्न पूछा गया था लास्ट टाइम SSC या किसी के अंदर। ध्यान रखना अपने को, डिजिटल कृषि मिशन का कुल परिव्यय परिव्यय कितना है? तो 2817 करोड़ रुपए। ठीक है, PM विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? PM विद्या लक्ष्मी योजना क्या है? PM विद्या लक्ष्मी योजना है क्या? विद्या लक्ष्मी तो यानी कह सकते हैं उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना महिलाओं को, ये अपने को ध्यान रखना, उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। ठीक है, उच्च शिक्षा के जो वंचित है उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करा के उच्च शिक्षा में प्रवेश दिलाना, इसका एक तरह से उद्देश्य है। फिर अपन कहें नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी योजना का कुल परिव्यय कितना है? तो 1261, कुल व्यय कितना हो रहा है? 1261 करोड़ रुपए नमो ड्रोन दीदी का उद्देश्य खर्चा हो रहा है। और इसका माध्यम क्या है? कृषि के साथ साथ महिला का सशक्तिकरण। PM युवा का लक्ष्य कितने गांवों के लिए? अभी जस्ट अपन ने कहा था PM जनजाति वालों के लिए जो 63,000 लोगों को, 63,000 गांवों में से 5 करोड़ लोगों को सहायता उपलब्ध कराना PM युवा। ठीक है, फिर कहते हैं बायोराइड योजना का उद्देश्य क्या? वापस आ गया, बायोराइड योजना जैव प्रौद्योगिकी में नवाचार, जैव प्रौद्योगिकी में नवाचार। क्रूज भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? तो क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करना, क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करना क्रूज भारत मिशन का उद्देश्य है। गलाथिया की खाड़ी पत्तन कहाँ स्थित है? गलाथिया की खाड़ी पत्तन कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना, ग्रेट निकोबार द्वीप के अंदर। ये भूगोल में भी आ सकता है, करंट में भी आ सकता है। ठीक है, गलाथिया की खाड़ी पत्तन ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान और निकोबार में स्थित है। यह भारत का 13वां महापत्तनम घोषित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में विकसित किया गया है। लोथल का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तभी जस्ट मैंने बताया आपको, लोथल का ऐतिहासिक महत्व सिंधु घाटी सभ्यता के बंदर का था, जहां पर अभी वर्तमान में क्या हो रहा है? एक राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है। केन बेतवा परियोजना का शिलान्यास कब हुआ? केन बेतवा परियोजना शिलान्यास 25 दिसंबर 2024 को हुआ। यह पहली परियोजना है अंतर्वर्ती जो नदी है उनको जोड़ने के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा कार्यरत है। मिशन मौसम के अंदर कितने संस्थान शामिल है? 3 संस्थान शामिल है, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। ये 3 संस्थान शामिल है किसमें? मिशन मौसम के अंदर। 3 संस्थान से मिला जुला एक स्वरूप है। मंजूरी कब मिली? 11 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा भारत या मिशन मौसम की मंजूरी मिली। अब कहते हैं भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो कहते हैं कि 2024 के बाद में 11 हो गई, उससे पहले कितनी थी? 6 थी। इसमें अपन कहते हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला, इनको एक तरह से अपन कहे कि नया शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। उससे पहले 6 थी, अब कितनी हो गई? 11 हो गई है, अपने को ध्यान में रखना है। अब कहते हैं कुल 11 शास्त्रीय भाषा है कितनी? देर बाद थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला। ठीक है, ये 11 भाषाएं हो गई। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की घोषणा कब की गई? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की घोषणा कब की गई? ध्यान रखना, 7 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय नीले आकाश के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु दिवस की घोषणा की गई। तो याद रखना 7 सितंबर 2024 को। और इसमें सूरत, फिरोजाबाद और रायबरेली ने विभिन्न श्रेणियों में प्रथम स्थान हासिल किया। नमो भारत रैपिड ट्रेल का प्रारंभिक नाम क्या था? वंदे मेट्रो ट्रेन, वंदे मेट्रो ट्रेन। ध्यान रखना अपने को। PM युवा में कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है? तो 30 टोटल राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों को PM युवा के अंदर शामिल किया है। ठीक है, जिसमें 63,000 गांवों में 5 करोड़ जनजाति लोगों को लाभान्वित करने की एक तरह से मुहिम है केंद्र सरकार की, वो है जो 18 सितंबर 2024 को मंजूरी उसकी मिली थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज का रंग क्या है? नीला रंग है। यथो धर्मस्तुते जय, ये ध्यान रखना अपना, उसका एक श्लोक है जो उसके झंडे के अंदर लिखा हुआ है।
फिर अपन आगे कहते हैं बायोराइड योजना का कार्यान्वयन कौन करता है। बायोराइड योजना का कार्यान्वयन तो बिराक एंड जैव प्रौद्योगिकी विभाग है ना। बायोराइड योजना का कार्यान्वयन बिराक यानी BIRAC और जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम NILP का पूरा नाम क्या है। NILP का पूरा नाम क्या है तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसके तहत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम NILP का पूरा नाम क्या है तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, लक्ष्य क्या है 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता करना। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। त्रिभाषा सूत्र विवाद के कारण तमिलनाडु को किन योजनाओं की नीति स्थगित की गई। त्रिभाषा सूत्र था, कहते हैं कि तीसरी भाषा थी जो हिंदी नहीं होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। तो अपन कहते हैं समग्र शिक्षा एवं PM श्री जो योजना है उसके अंदर त्रिभाषा एक तरह से विवाद हो गया। उन्होंने अंग्रेजी और इंग्लिश को और तमिल को ही प्राथमिकता दी, हिंदी को प्राथमिकता नहीं दे रहे थे वो तमिलनाडु के अंदर। तो त्रिभाषा सूत्र विवाद किससे संबंधित है, तमिलनाडु से। PM श्री योजना और समग्र शिक्षा अभियान दो एक तरह से योजना है, उनसे जुड़ा हुआ ये है। ठीक है, फिर अपन कहते हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम NILP के तहत लाभार्थी कौन है। 15 वर्ष से अधिक आयु के अशिक्षित नागरिक को NILP से जोड़ा गया है और उल्लास योजना के तहत भी एक तरह से कार्य करेगा। ये ध्यान रखना, अशिक्षित वयस्कों को साक्षर करने का कार्य करेगा NILP। NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधार मानकर। ठीक है, फिर अपन कहते हैं त्रिभाषा सूत्र के विरोध में तमिलनाडु सरकार ने क्या नीति अपनाई। तो कहते हैं केवल तमिल और अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाया, हिंदी को त्रिभाषा सूत्र में शामिल करने का विरोध किया तमिलनाडु ने, जो मैंने जस्ट आगे बताने की कोशिश की आपको। ठीक है, फिर अपन कहते हैं कि राज्यपाल के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार ने एक शिकायत की सुप्रीम कोर्ट से, ये भी याद रखना अपने को। फिर अपन कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल, सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल का स्थापित किया जा रहा है तो मानेसर के अंदर हरियाणा। मानेसर हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है, मानेसर हरियाणा। प्रश्न पूछे तो अपने को याद रखना है, मानेसर हरियाणा में ऑटोमोबाइल। चिनाब रेलवे पुल की ऊंचाई कितनी है, प्रश्न पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी लेटेस्ट चिनाब पुल बना है। तो चिनाब रेलवे पुल की ऊंचाई कितनी है, 359 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, ये ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर के अंदर है। फिर अपन कहते हैं चिनाब रेलवे पुल को कितने वर्षों तक टिकाऊ रहने के लिए डिजाइन किया गया है। 120 वर्षों तक वो टिकाऊ रहेगा, ऐसा उसको डिजाइन किया है, ऐसा उसके अंदर कार्य किया गया है। ठीक है, किस नदी पर है, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 का दुर्घटना स्थल कहा था, मेघानी नगर अहमदाबाद के अंदर, ये ध्यान रखना अपने को। जिसमें अपन कहेंगे बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर एक तरह से उसका इंजन था, जो 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट की तो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो अपन आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में छठी सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में छठी सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है तो ध्यान रखना, जेवर क्षेत्र के अंदर। जेवर क्षेत्र के अंदर साझेदारी किसकी, HCL भारत और फॉक्सनॉन ताइवान की कंपनी, उसके द्वारा यह एक तरह से सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की जा रही है। फॉक्सनॉन किसकी है, फॉक्सनॉन ताइवान की कंपनी। फिर अपन कहते हैं घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है। घाटमपुर, और घाटमपुर है कहाँ पर तो कानपुर नगर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थान है। 1980 मेगावाट की एक विद्युत परियोजना यहाँ पर घाटम के अंदर NLC इंडिया लिमिटेड और यूपरवल्ली के द्वारा ये चालू की गई है, चल रही है। ठीक है, किसके द्वारा संचालन हो रहा है तो NUPPL, ने वैली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल परियोजना यह है। अब कहते हैं यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2025 में भारत की कौन सी पांडुलिपियां शामिल की। भारत की कौन सी पांडुलिपियां शामिल की है तो श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत से एक तरह से इतिहास के जो चीजें उनको शामिल करने का कार्य हुआ है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, दो चीजें शामिल की है। पांडुलिपि एक तरह से बहुत प्राचीन पांडुलिपि श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया है। घोषणा कब हुई थी, 17 अप्रैल 2025 को पेरिस में। लेटेस्ट है इसलिए याद रखना है, 17 अप्रैल 2025 को पेरिस में इसकी घोषणा हुई। पट्टेदा अंचू साड़ी को GI टैग का प्रदान किया गया। अब कहते हैं कि कहाँ की है ये तो गडक जिला कर्नाटक की है ना। और क्या है, पट्टेदा अंचू साड़ी को GI टैग 28 मार्च 2025 को प्राप्त हुआ। अपन कह सकते हैं कि ये साड़ी एक कहाँ की तो कर्नाटक, इतना भी याद रखेंगे तो दिक्कत
नहीं है। अब कहता कुल जीआई टैग कितने हैं, तो लगभग 7,000 के आसपास जीआई टैग राजस्थान भारत में हो गए। आगे अपन देखते हैं, लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 का आयोजन किस अवसर पर हुआ। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 का आयोजन किस अवसर पर हुआ, तो ध्यान रखना अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 मई 2025 को भोपाल के अंदर इसका 300वीं जयंती के अवसर पर सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 आयोजित हुआ। ठीक है, कुछ कुछ प्रश्न है जो मेन प्रश्न अपन वो कर रहे हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। आपके लिए पूरा चैनल समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ भी हवा वही बातें नहीं हो रही, सिर्फ प्रश्न और फैक्ट है जो आपके लाभदायक होंगे वो ही आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत से जुड़ी खोज किस जिले में हुई। तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत से जुड़ी खोज किस जिले में हुई, तो तुतुकुड़ी। तुतुकुड़ी एक जगह है जहाँ पर शिवगलाई नाम का एक स्थान है, वहां पर ये लौह युग 2000 वर्ष से पहले की तुलना में एक थे और उनकी खोज की गई, ये ध्यान रखना हमने को, है ना। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया, तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अधिसूचित किया। कहते हैं अधिसूचना कब मिली, 8 अप्रैल 2025 को। लोकसभा में पारित कब हुआ, 3 अप्रैल 2025 को। राज्यसभा में पारित 4 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति की मंजूरी 5 अप्रैल 2025 को। 3, 4, 5 और 8, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और अधिसूचना हो गई 8 अप्रैल को। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 में योजना तैयार करने का अधिकार किन निकायों को दिया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 में योजना तैयार करने का अधिकार किन निकायों को दिया गया, तो अपने को ध्यान रखना एनडीएमए और एसडीएमए, एनडीएमए और एसटीएमए को दिया गया। अप्रवास एवं विदेशियों विषयक अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विदेशियों में के प्रवेश और अप्रवास को नियमित करना या विनियमित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, ये जानना कि विदेशी आते हैं तो वहां पर अप्रवास और ठहरने का विनियम करना इसका मेन उद्देश्य है। ध्यान रखना, अप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025 11 मार्च 2025 को लोकसभा में पेश हुआ था और पारित भी हो चुका। 4 अप्रैल 2025 को मंजूरी मिली है। बॉयलर अधिनियम 2025 से पहले कौन सा अधिनियम लागू था। बॉयलर अधिनियम 2025 उससे पहले कौन सा अधिनियम लागू था, तो ध्यान रखना उससे पहले बॉयलर अधिनियम 1923 लागू था। अब सोचो 1923 के बाद में 2025 के अंदर 100 साल के बाद वो अधिनियम वापस लागू किया गया है। तो बॉयलर अधिनियम 1923 था, उसको 2025 में लागू किया है, पुनः पेश करके एक तरह से। बॉयलर है क्या, तो भाप उत्पन्न करने वाला यंत्र, भाप उत्पन्न करने वाला यंत्र है, तो वही है बॉयलर अधिनियम 2025। ठीक है, आगे अपन देते हैं, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र विवाद सबसे पहले किसने उठाया। डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र का विवाद सबसे पहले उठाया किसने, तो ममता बनर्जी ने उठाया। 27 फरवरी 2025 को एक एपिक नंबर कई लोगों को आवंटित हुआ। ऐसा आरोप लगाया कि एक एपिक नंबर था वो बहुत सारे लोगों को आवंटित था और चुनाव आयोग के ऊपर एक विश्वसनीयता सवाल उठाया, ये ध्यान रखना। एपिक नंबर क्या होता है, एक 10 अंकीय एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो हर मतदाता की पहचान होती है। एपिक, EPIC। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, तो 9 मई 2025 को, यानी कह सकते हैं कि 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को और 9 मई 2025 को 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, फिर अपन देखते हैं आगे, भारत के सामाजिक सुरक्षा डाटा पुलिंग अभ्यास, सामाजिक सुरक्षा डाटा पुलिंग अभ्यास का पहला चरण कब शुरू हुआ, 19 मार्च 2025 को, 19 मार्च 2025 को किसने किया था, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। ये अपन देखते हैं, आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण को कब मंजूरी दी गई। ठीक है, ये प्रश्न ध्यान रखना, तो मार्च 2025 के अंदर मिली स्वीकृति। ठीक है, आगे अपन और देखते हैं कि वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन का मूल मंत्र क्या है। वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन का मूल मंत्र क्या है, ये आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के अंदर हुआ था। वेब्स 2025 WAVS 2025 का आयोजन मुंबई के अंदर हुआ था और उसका कहते हैं कि स्थान कौन सा था, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। इसका मूल मंत्र क्या था, ध्यान रखना, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, याद रखना 4C, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, क्रिएटर से कनेक्ट होना है और कनेक्ट करनी कंट्रियों को, कंट्री से कनेक्ट होना है, दोनों याद रखना, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के प्रतिशोध में हुआ, तो पहलगाम आतंकी हमला 2025 के विरोध में उनके एक तरह से कहता प्रतिशोध में वो हुआ, है ना। आगे अपन देखते हैं
कि पहलगाम हमला हुआ कब था, 22 अप्रैल 2025 को। याद रखें तारीख, बहुत ही दुर्घटना हुई थी बड़ी, और उसको कहते हैं 22 अप्रैल 2025 को। और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई हुई थी उसके बाद में। और लक्ष्य क्या था, पर्यटकों पर हमले का जवाब देना उसका लक्ष्य था। ऑपरेशन सिंदूर की तुलना किन अभियानों से की गई, किन अभियान से? तो कहते हैं कि एक तो सर्जिकल स्ट्राइक किया था 2016 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में, और एक कहता बालाकोट हवाई हमला 2019 में हुआ था। इन दोनों की जवाबी कार्रवाई के अंदर एक तरह से अपन कहते ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ कब? तो 6 से 7 मई 2025 को। प्रत्यक्ष जवाबी कार्रवाई हुई थी पूरा, और जम्मू कश्मीर के अंदर सर्वाधिक ये हुआ ना। पहलगाम आतंकी हमले में हमलावरों ने क्या किया था, ये भी अपने को ध्यान है। तो धार्मिक पहचान पूछ कर पर्यटकों को निशाना बनाया था। ठीक है, कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को। आगे अपन देखते हैं, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर स्थित है? मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार नदी पर स्थित है। कौन सी? पेरियार नदी पर स्थित है। कहाँ पर? केरल के अंदर। मुल्ला पेरियार बांध भूगोल से भी संबंधित एक प्रश्न, पेरियार नदी पर है, केरल के अंदर। इसके बीच में क्या विवाद हुआ अभी कुछ, तो वो कहते हैं कि तमिलनाडु और केरल के मध्य एक तरह से विवाद हो रहा है। ध्यान देना, उसका विवाद वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा है। और क्या है उसका? तो तमिलनाडु और केरल के खिलाफ एक तरह से विवाद है। वो दोनों कह रहे हैं कि पेरियार नदी पर बांध के प्रबंध हम करेंगे, वो कह रहे हम करेंगे। तो केरल और तमिलनाडु के मध्य पेरियार बांध का विवाद है। मुल्लार पेरियार बांध, इडुक्की, केरल। पूरा याद रख सकते हैं अपन। भाषिनी का पूरा नाम क्या है? भाषिनी, है ना। भाषिनी, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, इस भाषिनी का पूरा नाम है। एमओयू एक तरह से त्रिपुरा सरकार 28 जनवरी 2025 को किया। पूर्वोत्तर का पहला राज्य है, देश का 8वां राज्य है। भाषा अनुवाद तकनीक का उपयोग किया त्रिपुरा ने, यानी कह सकते हैं भाषिनी का पूरा नाम क्या है? भारत भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। त्रिपुरा भाषिनी के साथ समझौता करने वाला पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य बना है? जस्ट मैंने आपको बताया, पहला राज्य बना पूर्वोत्तर का, देश का 8वां राज्य है ना, भाषा अनुवाद के लिए भाषिनी का प्रयोग करने के लिए। 28 जनवरी 2025 को इन्होंने एमओयू किया है। त्रिपुरा ने भाषिनी के साथ समझौता किया, पहला है पूर्वोत्तर का। लीड्स रिपोर्ट 2024 में पहली बार कौन सा स्तंभ शामिल किया गया? लीड्स रिपोर्ट 2024 में पहली बार कौन सा स्तंभ शामिल किया गया है? तो सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी लॉजिस्टिक, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी लॉजिस्टिक एक तरह से यह शामिल किया। जारीकर्ता के कौन है? पीयूष गोयल है। ठीक है, ये ध्यान मेरे को रखना है। लीड्स रिपोर्ट 2024 सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी लॉजिस्टिक्स। ये प्रश्न है, आपको सिर्फ सुनना है, क्योंकि रिवीजन हो रहा है परीक्षा से पहले, आपको सिर्फ सुनना ही है, ताकि परीक्षा में यदि आए तो आप थोड़ा उसको अपने अंदाजे से कर सको। हाँ, मैंने वो उस वीडियो के अंदर इसको सुना था, लेकिन आप कान में ईयरफोन डाल के आप उसको सुनते रहिए। 2 गुना कर दीजिए, आधा गुना कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य क्या है? चिप उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाना। आज भी कंप्यूटर निर्मित और जो भी चिप है, वो चिप में आत्मनिर्भर बनने के लिए अपन भारत ने जेवर उत्तर प्रदेश के अंदर 6ठी चिप उत्पादन की एक तरह से सेमीकंडक्टर का वो प्लांट खोला है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों। फिर कहते हैं वेस्ट 2025 शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पर था? मुंबई के अंदर। मैंने बताया आपको, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के अंदर 1 से 4 मई 2025 के अंदर पहला वैश्विक मीडिया शिखर सम्मेलन था। मूल मंत्र क्या था? कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2025 का मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस क्या? न्याय प्रदान करने की राज्य क्षमता, न्याय प्रदान करने की राज्य क्षमता इसका मुख्य फोकस है। 25 राज्य से संबंधित है, 25 राज्य जुड़े हुए, जिसमें शीर्ष पर क्या है? कर्नाटक। शीर्ष पर क्या है? कर्नाटक। वापस बोलता हूं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य फोकस क्या है? न्याय प्रदान करने की राज्य क्षमता, न्याय प्रदान करने की राज्य क्षमता। फिर अपन देखते हैं IJR 2025 में शीर्ष छोटा राज्य कौन सा? शीर्ष छोटा राज्य सिक्किम है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम में जो शीर्ष पर आए। ठीक है, याद रखना। भारत और फ्रांस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय संबंधों के लिए, भारत और फ्रांस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय संबंधों के लिए रोड मैप बनाने पर सहमति जताई? रोड मैप बनाने पर सहमति जताई 2047 तक। सोचिए, 2047 का विजन लेकर भारत और फ्रांस चल रहा है ना, उसके लिए द्विपक्षीय समझौते किए। उसमें कौन होगा कौन नहीं होगा, फिर भी उन्होंने 2047 तक का एक रोड मैप अपना फिक्स कर दिया। मुल्ला पेरियार बांध का निर्माण कब हुआ था? 1895 के अंदर। पेरियार नदी पर केरल और तमिलनाडु के मध्य विवाद चल रहा है, ये फिर को ध्यान में रखना है। फिर अपन कहते हैं ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना में कौन से राज्य शामिल है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के अंदर। ठीक है, पंचायत उन्नति सूचकांक PAI कितने विषयों पर आधारित है? 9 विषयों पर आधारित है। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 9 विषयों पर आधारित
है जारी हुआ था 9 अप्रैल 2025 को। 9 विषयों पर आधारित 9 अप्रैल को जारी हुआ, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया क्या। और एसटीजीज पर प्रगति मापन का एक इसका उद्देश्य रखा गया। कुल जीआई उत्पादों की संख्या, भारत में कुल जीआई टैग उत्पादों की संख्या मार्च 2025 तक कितनी थी? मार्च 2025 तक कितनी थी? 658 एक तरह से अपन कहेंगे जीआई टैग अपने पास है ना। लीड्स रिपोर्ट 2024 का प्रकाशन कब हुआ? वापस आया 3 जनवरी 2025 को। सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी का एक किस्म का नया स्तंभ था। मंत्रालय कौन है? ये लीड्स 2024 का प्रकाशन करने वाला तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पीयूष गोयल। छठा संस्करण अपना है। ठीक है, आगे प्रश्न अपने युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के अंदर युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन हुआ। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के अंदर। आतंकवादी विरोधी और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना इसका फोकस था, ये अपने को ध्यान में रखना है। कौन कौन प्रतिभागी थे युद्ध 2024 के अंदर? युद्ध अभ्यास 2024 के अंदर कौन थे? फायरिंग फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर, पोखरण के अंदर, राजस्थान के अंदर तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। वज्र प्रहार 2024 का मुख्य फोकस क्या था? वज्र प्रहार 2024 का मुख्य फोकस विशेष अभियान और आतंकवादी विरोधी, विशेष अभियान व आतंकवादी विरोधी। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य वज्र प्रहार भी हुआ। इदोहो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह कहा हुआ? यूएसए के अंदर हुआ। इदाहो नाम जगह। धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये भी अच्छा प्रश्न है। धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ध्यान में ईस्ट फूजी जापान के अंदर। भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन एक तरह से अपना सैनिक अभियान था, वो दोनों के मध्य एक तरह से प्रशिक्षण हुआ, एक तरह से कहते हैं ट्रेनिंग चल रही थी दोनों के मध्य। भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन हुआ। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास किसका हुआ? अमेरिका और भारत के मध्य। हरिमाऊ शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? या किस देश में हुआ? तो मलेशिया के अंदर, पहांग जिला मलेशिया के अंदर। भारत और मलेशिया के अंदर हरिमाऊ शक्ति 2024 का आयोजन हुआ। हरिमाऊ 2024 का आयोजन हुआ भारत और मलेशिया के मध्य, मलेशिया के अंदर। पहांग जिला था एक मलेशिया का, उसमें। सूर्य किरण 2024-2025 का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या था? सूर्य किरण अभ्यास था। और क्या था? जंगल युद्ध और एचएडीआर दोनों का एक तरह से अपन कहें तो मुख्य फोकस क्षेत्र था, जंगल युद्ध और एचएडीआर। याद रखना, भारत और नेपाल दोनों के बीच में था। तो कह सकते हैं कि सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य था, जिसमें जंगल युद्ध और एचएडीआर शामिल थे। कहाँ पर हुआ था? नेपाल के अंदर। अभ्यास चक्रवात 2025 का आयोजन का हुआ। अभ्यास चक्रवात महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, पोखरण, राजस्थान के अंदर, भारत और मिस्र के बीच में। अभ्यास चक्रवात मिस्र ऐसे याद रख सकते हैं, चक्र मिस्र यानी अभ्यास चक्रवात 2025 का आयोजन भारत और मिस्र के बीच हुआ। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण के अंदर, राजस्थान के अंदर। शक्ति अभ्यास 2025 का आयोजन का हुआ। शक्ति अभ्यास 2025 फ्रांस, शक्ति फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के अंदर ही हुआ। आतंकवाद विरोधी व शांति मिशन का एक से पार्ट पढ़ाया गया, इसमें फोकस था। प्रतिभागी कौन थे? भारत और फ्रांस थे। हम कह सकते हैं शक्ति फ्रांस के साथ हुआ, शक्ति फ्रांस के साथ हुआ। और अपन कहे कि चक्रवात हुई वो मिस्र के साथ हुई, चक्रवात हुई मिस्र के साथ हुई। विनेबेक्स 2024 का आयोजन का हुआ। विनेबेक्स 2024 का आयोजन अंबाला और चंडीगढ़, भारत में, भारत और वियतनाम के बीच में, अंबाला और चंडीगढ़ के अंदर हुआ, भारत के अंदर हुआ, भारत और वियतनाम के मध्य हुआ। क्या है? विनबेक्स, वियतनाम यानी विनबेक्स, वियतनाम याद रख सकते हैं, वियनबेक्स और वियतनाम, ये अपने को याद रखना। भारत तो सबके साथ है ही। खंजर 2025 का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या था? खंजर 2025 का मुख्य फोकस क्षेत्र ऊंच ऊंचाई वाले इलाके में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को पता करना। ऊंच ऊंचाई वाले इलाके में आतंकवाद विरोधी। और किसके बीच में हुआ था? भारत और किर्गिस्तान के बीच। अब खंजर किर्गिस्तान नाम थोड़ा अलग है, खंजर थोड़ा अलग है, तो आप कह सकते हैं खंजर 2025 किर्गिस्तान के साथ हुआ था, ऊंच ऊंचाई वाले इलाकों में आतंकवाद विरोधी जो गतिविधियां उसका पता लगाने के लिए। ठीक है, तो किर्गिस्तान के साथ। दुस्तलिक 2025 का आयोजन का हुआ। दुस्तलिक 2025 का आयोजन ओंद पुणे, भारत के अंदर। कहते हैं कि ओंद पुणे, भारत के अंदर, उज्बेकिस्तान के साथ। अब दुस्तलिक उज्बेकिस्तान, दुस्तलिक उज्बेकिस्तान, दुस्तलिक उज्बेकिस्तान। ठीक है, मैं ऐसे याद रख सकते हैं। 2025 का आयोजन का हुआ। दुस्तलिक 2025 का आयोजन आपने कह सकते हैं कि ओंद पुणे के अंदर हुआ और उज्बेकिस्तान के साथ हुआ, भारत का। कोंकण 2025 का आयोजन का हुआ। कोंकण 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहते हैं अरब सागर के अंदर हुआ, भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच। यूके, अब कह सकते हैं कोंकण यूके, कोंकण
कि आप याद रख सकते हो कोंकण यूके, कोंकण यूके 2025 कहाँ हुआ, तो कहते हैं अरब सागर में कोंकण यूके के मध्य हुआ। फोकस क्या था, समुद्री डकैती विरोधी यूके करियर स्ट्राइक ग्रुप था, नौसेना के मध्य ये हुआ। वरुण 2025 का मुख्य फोकस क्या था, वरुण 2025 पनडुब्बी रोधी युद्ध था, एक तरह से पनडुब्बी रोधी युद्ध था, ये फ्रांस और भारत के मध्य हुआ। वरुण फ्रांस, ठीक है, अरब सागर के अंदर। सिम्बेक्स का आयोजन संभवतः कहाँ होगा, तो कह रहे सिम्बेक्स का आयोजन कहाँ होने वाला है, तो अंडमान सागर या दक्षिण चीन सागर के अंदर सिम्बेक्स होगा। कहते हैं कि सिंगापुर और भारत के मध्य सिम्बेक्स, ठीक है, सिंगापुर सिम्बेक्स आयोजन, सिंगापुर सिम्बेक्स 2025 का आयोजन कहते हैं कि कहाँ पर होगा, नौसेना के मध्य होगा। अपन कहते हैं अंडमान सागर या दक्षिण चीन सागर के मध्य होगा। जीमैक्स 2025 का मुख्य फोकस, जीमैक्स 2025 क्या था, जीमैक्स 2025 तो कहते हैं पनडुब्बी रोधी युद्ध और HADR इसका खास था। जापान और भारत के मध्य जीमैक्स जापान याद रख सकते हैं, जीमैक्स जापान। ईस्टर्न ब्रिज 2025 का आयोजन किसके बीच होगा, ईस्टर्न ब्रिज अभी होने वाला है, ईस्टर्न ब्रिज 2025 का आयोजन होगा ओमान के बीच। देखो ईओ है ना, तो ओमान ईस्टर्न याद रख सकते हैं, इसमें यदि जापान अमेरिका है तो भी अपने को क्या ईओ है ना, तो ईस्टर्न और ओमान का ही अपन याद रखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखना, हवाई अड्डा एक तरह से है, ओमान भारत के अंदर या दोनों के बीच में हो सकता है। ये कहाँ पर होगा, ओमान में भी हो सकता है, भारत में हो सकता है, 2025 में प्रस्तावित अभी। मालाबार 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, क्या कैसे, बंगाल की खाड़ी